वेलकम बैक जी। और ये जो बच्चों का चैनल है ना, जो बच्चे वाले हैं माशाल्लाह, वो तो आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है इन दिस क्वारंटीन, इन दिस लॉकडाउन। क्योंकि पहले आप बाहर चले जाते थे, ज़रा आउटिंग हो जाती थी, कभी प्ले लैंड ले गए, कहीं नहीं तो शॉपिंग मॉल ही ले गए आप। इसलिए आई एम श्योर यू आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट कि क्या अच्छी चीज़ है कि आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो गुड टू नो कि ये चैनल भी आया है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, खालिद अनम हमें ज्वाइन भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख का कहना है कि आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज पर बोझ पड़े, ये उनका कहना था। ये तो जनाब अच्छी खबर ही है, इसे हम खुशखबरी ही कहेंगे। प्रोग्राम आज शाजिद खानजादा के साथ में गुफ्तगू में मुशीर ख़जाना का कहना था कि कई टैरिफ्स को सिफर किया जा रहा है हमारी तरफ से। एक्सपोर्ट सेक्टर को दी गई रियायतों को मजीद बढ़ाए जाएंगे। जो सब्सिडी कोरोना वायरस के दौर में दी गई हैं उन्हें भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी खबर है और इस बारे में तफसील से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है ये हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये वक्त का तकाजा है कि हम इस वक्त ऐसा बजट लाएं जिसमें टैक्सेस जो हैं वो इस अंदाज में हेवी हैंडेड नहीं हो कि मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन हो इकॉनमी में। तो मैं आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई नया टैक्स नहीं लाएंगे इस आने वाले बजट में, और हम कोई ऐसी चीज़ टैक्सेस के सिलसिले में नहीं करेंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री खुसूसी तौर पे ज़्यादा बर्डन हो। हम कई सौ टैरिफ्स को जो है सिफर करने जा रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स हैं हम वो बरकरार रखेंगे, बल्कि उनमें इजाफा करेंगे। जो सब्सिडीज़ हमने दी हैं इस वक्त कोरोना वायरस के दौर में, उनको भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये खुशखबरी तो हमने आप तक पहुंचा दी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हम बताते रहते हैं जहां पर आप अपनी ज़कात, सदक़ात, डोनेशंस दे सकते हैं। और एक और ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम इनकी काविशों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा गैर सरकारी, गैर सियासी इदारा है जो कराची के डॉक्टर रूतपाव सिविल अस्पताल में 41 साल से मरीजों की खिदमत सर कर रहा है और PWA खास तौर पर खून की मुंतकली और थैलेसीमिया से बचाव की सहूलतें मुहैया करती है। बिल्कुल, आपको बताएं कि थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में रोज़ाना 250 मरीजों को हर तरह की सहूलत जो है वो मुफ्त मुहैया की जाती है और खून की 200 से ज़ायद बोतलें भी फराहम की जाती हैं। ये सब करने के लिए सालाना 12 करोड़ रुपए दरकार होते हैं। अगेन वन ऑफ दोज एवेन्यूज़ जहाँ बड़े आराम से आप आंखें बंद करके डोनेशंस दे सकते हैं, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली कि आपके पैसे किधर जा रहे हैं। आपको बताएं कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हमाद शाह हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हमाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या है एग्जैक्टली और आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या होता है? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन दरअसल एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंटल इदारा है जो कि गुज़श्ता 41 साल से सिविल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है और इसे डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पर रन कर रहे हैं। इसके इस वक्त करंटली 2 वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं। एक ब्लड बैंक जिसके निगरानी तकरीबन 200 से 250 ब्लड बैग्स डेली सिविल हॉस्पिटल को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और इसके अलावा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जिसके अंदर 250 बच्चे रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, जिनको हर महीने 2 मरतबा बाकायदगी से खून की ट्रांसफ्यूजन होती है और इसके साथ साथ उनको मेडिसिन जो कि एजुकेशन थेरेपी मेडिसिन होती है वो भी दी जाती है। हमारा तकरीबन कुल बजट जो है वो 12 करोड़ के करीब। हमारे सब कोरोना के दिनों में अस्पतालों पर लोड पड़ जाता है और इस दौरान आप लोगों के काम पर तो जाहिर है कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हम इससे पहले ब्लड डोनेशंस के लिए लोगों को बहुत इनकरेज कर चुके हैं। कोरोना के दौरान जो अस्पताल पर लोड पड़ता है उसका एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको खून की फराहमी काफ़ी कम हो गई, तो जिसकी तो उसको हमने कोप अप करना था। एक तो हमारा बड़ा टास्क ये था क्योंकि हमारे थैलेसीमिया के बच्चे इनके लिए खून वैसे ही ज़रूरी है जैसे हम हमारे और आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है। खून के बगैर इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक डैमेज हो जाती है, तो इसलिए उसका स्टॉक हमें अपना ब्लड का बरकरार रखना होता है। दूसरा ये कि कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा हॉस्पिटल और इमरजेंसी केसेस में जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लोड कम हो गया, लेकिन हमें क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों को देना हो ब्लड के हमें, क्योंकि लोगों ने वॉलंटरी डोनेशन बहुत कम हो गई तो लोग हॉस्पिटल आके ब्लड नहीं देते, तो उस वजह से हमें इसको मैनेज करने में बहुत बहुत शुक्रिया
हमाद शाह हमसे बात कर रहे थे, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगी कि प्लीज़ दिल खोल के दें, और ये वो जगह हैं जो आपके डोनेशंस के साथ ही चल रही हैं और बड़ी अच्छी चल रही हैं, सो व्हाई स्टॉप नाउ। और थैलेसीमिया के तो मरीज़ वो हैं जिनको आप पैसे से डोनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर पैसे नहीं आप देना अफोर्ड कर सकते तो आप खून का अतिया दे सकते हैं। बेशक, बिल्कुल, दिस गोज बोथ वेज। या अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो आप वक्त गुजार सकते हैं इन पेशेंट्स के साथ, उनकी देखभाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के दिनों में एक मौजू जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आया है वो बच्चों की मसरूफियत का है। वैसे मुझे तो इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि बच्चों को कहाँ अल्टीमेटली आप मसरूफ रखें, क्योंकि बच्चे बोर बड़ी जल्दी हो जाती हैं चीज़ों से। हाँ, मतलब एंड देन डिफरेंट एजेस ऑफ बच्चे, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही आपको किसी और तरीके से एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएं और पढ़ सकें थोड़ा सा तो बुक्स भी हो सकती हैं। स्कूल बंद होने के बाद आपको पता है कि कई माह से बच्चे घरों में हैं, वालिदैन के लिए तो बहुत ही मुश्किल आती जा रही है। ये तो मेरा ख्याल है आंखों देखा हाल अब्दुल्ला भी हमें बता ही सकते हैं। तो बच्चों का एक्चुअली हुआ तरस आना शुरू हो गया क्योंकि बच्चों की कोई आउटिंग बची नहीं है। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। यू फील बैड फॉर देम एज वेल, क्योंकि बिल्कुल उन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इसका एक बहुत सादा और आसान हल तो ये है कि बच्चों को यूट्यूब समेत दीगर डिजिटल ज़राए की तरफ ले जाया जाए। लेकिन हमारे मुल्क की बात की जाए तो एक बड़ा तबका बच्चों का ऐसा है जिसे इन चीज़ों तक रसाई ही नहीं होती। वैसे तो जिनको रसाई होती है वो भी कहते हैं कि इनफ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी बच्चों में मुज़र सेहत असरात पैदा करता है। बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है। तो एक लिमिट में ज़रूर स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और जो स्क्रीन टाइम रखा हो आपने, जो लिमिट आपने रखी हो, उसमें आप प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाएं। तो एक ऐसी ही प्रोडक्टिव चीज़ है, इसीलिए बच्चों के लिए कार्टून गोगी की किताबें बड़ी कारआमद साबित हो सकती हैं। और हैप्पी हैंड्स नामी तंजीम ने ना सिर्फ गरीब बच्चों को ये किताबें पहुँचाना शुरू कर दी हैं, बल्कि उन्हें दीगर कारआमद अशिया बनाना भी सिखा रहे हैं, यानी कि क्राफ्टिंग सिखा रहे हैं। हमारे जो बच्चे स्कूल जाने की सलाहियत है उनमें, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बड़ा ट्रेंड है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें नहीं है सारी। और फिर वो एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम कुछ और होता है, और वैसे अलहदा। अब आपको पता है कि आजकल बच्चों को आरे भी लगाना है, कुछ सिखाना भी है, तो इट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। इसके साथ साथ गोगी कार्टून की खालिक निगार नज़र जो हैं वो अब बच्चों को खुद ड्राइंग और आर्ट सिखाने के लिए मैदान में आ गई हैं। और वो ये सब कैसे कर रही हैं, निगार नज़र ने हमें ज्वाइन की है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। निगार, सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त आप ये काम कर रही हैं, और डेफिनेटली बच्चों को वी हैव टू गिव देम गुड एवेन्यूज़ कि वो अपने आप को ज़रा बिजी कर सकें। गोगी कार्टून तो आप काफ़ी अरसे से बना रही हैं, तो अब आपने सोचा है कि बच्चों को आर्ट एंड ड्राइंग सिखाएंगी, वो भी खुद। तो आजकल ये कैसा चल रहा है और किस तरह आपने स्टार्ट किया? आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग सिखाने के लिए जो आजकल का माहौल और कोरोना वायरस का मसला है, जिसमें बच्चे सब घरों में महदूद रह गए हैं, उसके लिए बेहतरीन ज़रिया यही सोचा कि यूट्यूब पे लगा दें ताकि हर कोई देख सके, हर जगह देख सके। और वाकई में बच्चे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे बहरीन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूके में हैं, वो सब देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और आर्ट एंड क्राफ्ट को उन तरीक़ों से बना रहे हैं जो मैं उनको हर शो में सिखाती हूँ। ये भी प्लीज़ बताइएगा कि लॉकडाउन के दिनों में तो दुकानें बंद हैं, ड्राइंग वगैरह का सामान भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, बाज़ स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका क्या हल सोचा है आपने? स्टेशनरी ना होने का, यानी कि बहुत ही एलैबोरेट स्टेशनरी ना होने का हल मैंने ये किया है कि मैंने हर वो चीज़ जो नेचर में है, मेरी कोशिश हुई है कि मैं उसको इस्तेमाल करूं। मसलन जो घरों में आम दस्तयाब चीज़ें हैं, मसलन सब्ज़ी है या पत्ते हैं या पत्थर है, चुकंदर है, भिंडी है, मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं और मैंने इसी से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना सिखाया है बच्चों को। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इवन के पेंसिल की जो हम शार्पन करते हैं, उसकी जो शेविंग्स हैं, उससे तो मुझे बहुत अच्छे शाहकार हासिल हुए हैं, जो कि बच्चों ने एक्चुअली कार्ड्स में बना के भेजे हैं, जो हम इंशाल्लाह डॉक्टर्स और नर्सेज और सारे पैरामेडिक्स जो कि हमारे लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं, उनको भेजेंगे। मुझे भी याद आ गया, हमने भी बनाई हुई है पेंसिल शेविंग। मुझे इसी बात की खुशी हुई है कि वो कार्ड्स देने का ट्रेंड और कार्ड्स बनाने का ट्रेंड भी वापस आ जाए। अब तो आपको पता है कोई फिजिकली कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है, तो लॉकडाउन के दिनों में सब ये समझते हैं कि हम घरों में रहकर कुछ नया सीख सकते हैं। ड्राइंग का मसला तो निगार आपने हल कर दिया है, बच्चों के लिए मज़ीद क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए मज़ीद और बेहतरीन शुगल है किताबें पढ़ना। अब अगर बोरिंग किताबें होंगी तो कौन, बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरी किताबें जो हैं वो कार्टून्स और कॉमिक बुक्स
की तरह हैं और इसमें ये 7 किताबों का सेट है, गोगी का सेट, जो इस वक्त मेरे पास 2-4 ऐसी हैं जो बहुत ही मकबूल हुई हैं। ये कूड़े का जिन, कूड़े का जिन जो है, इसमें ना सिर्फ किताब है, इसमें बाद में जब ये कहानी ख़त्म हो जाती है तो इसमें ये बोर्ड गेम निकल आता है और ये बोर्ड गेम लूडो की तरह खेला जाता है और गोटियां भी घर से ही हासिल करनी है, कोई ढकना, कोई लोबिया का बीज, और इसकी पूरी तरकीब भी पीछे लिखी है। अब तरकीब तो हो गई और लूडो भी खेल लिया, लेकिन इसमें जो पैगामात हैं वो बहुत मायने ख़ेज़ हैं क्योंकि वो माहौलियात पे हैं। और इसमें अगर ये है, जैसे ये बोर्ड गेम, इसमें पूरी तरकीब भी है और इसमें हैप्पी फ्लावर, सैड फ्लावर, अगर हैप्पी फ्लावर है तो आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, सैड फ्लावर है तो आपने कोई गलत काम किया है माहौलियात के लिए और आप पीछे चले जाएंगे। तो ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप देखें ये तकरीबन 33 मैसेज हैं और ये किताब इस हवाले से बहुत मकबूल हुई है। अब ये किताब उस सेट में से एक है जो कि हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ख़ास तौर से पसमानदा इलाके के बच्चों तक। और हमारी कोशिश ये है कि वो जब ये किताबें हासिल करेंगे और पढ़ेंगे तो वो ना सिर्फ महजूज़ होंगे, वो गेम से अपने बहन भाइयों के साथ खेलेंगे। बहुत शुक्रिया निगार नज़र साहिबा। और आपने जो नाम रखा है ना इस किताब का, कूड़े का जिन, वाकई अगर कूड़ा जमा होता रहे ना तो जिन की सूरत अख्तियार कर जाता है। लेकिन आपके बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं। आई थिंक कि बच्चे सीरियसली ये बुक्स वगैरह लें और आपके यूट्यूब पे चीज़ें देखें तो वो काफ़ी अच्छा अपना वक्त गुजार सकते हैं। और जो पसमानदा इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं जिनको ज़ाहिर बहुत सी चीज़ों तक रसाई हासिल नहीं है, उनके लिए तो बेहतरीन एवेन्यूज़ हैं। स्मार्टफोन तो आजकल सभी के पास है माशाल्लाह। टिकटॉक देख के आपको अंदाज़ा होता होगा ना कि तमाम पाकिस्तान में पहुँच चुका है। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। अच्छा जी, आज लगता है वो दिन है जब हम बहुत से आपको आइडियाज दे रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। तो जल्दी से आपको बताएं जी, मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद अनम ने YouTube पर बच्चों का चैनल शुरू किया है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि लिटरली बच्चों के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग एक्चुअली अब काम करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने आपको निगार नज़र साहिबा का चैनल बताया था। अब अगर आपके बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल इधर आ सकते हैं। आपको बता भी रहे हैं कि जी खालिद अनम इस चैनल पर उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ नज़मों और वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को तालीम और तफरीह फराहम करेंगे। ये उनका पूरा आइडिया है और खालिद अनम ने कहना है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए TV चैनल्स पर कोई मयारी चीज़ है ही नहीं, विच इज़ सो ट्रू। एक्चुअली हम भी बिल्कुल यही नोटिस कर रहे होते हैं। ये सुन लें। इतना मुझे अच्छा लगा ये देख के, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं तो सारा दिन ये आजकल ये देख रहा होता हूँ चीज़ें, और अल्फ़ाबेट, फोनिक्स और वो ABC के इतने वर्जन्स मैं सुन के अपने जहन में बिठा चुका हूँ। और ये अलिफ बे पे का मुझे कोई वर्जन नहीं इस तरह से मिला था, लेकिन अब फाइनली आई एम ऑलमोस्ट विशिंग कि हमारे वक्त भी कुछ अलिफ पे, क्योंकि अलिफ पे ऐसी चीज़ें जो भूल भी जाती होती है। खालिद अनम ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अनम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये रियलाइजेशन कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है TV चैनल्स पे, बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ ग्रेट और बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे दावत दी और ये बताने के लिए। आप लोगों ने बच्चों को अहमियत, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर हमारे शहर, हमारे मुल्क के, हमारी जबान की बात है। ये चैनल है सीप। इसमें यह है कि मैंने इसमें सिर्फ उर्दू रखी है जो कम्युनिकेशन की जबान है, ताकि उर्दू में तमाम चीज़ें, जैसे अभी आप छोटा ही कह रहा था कि अलिफ बे सुना, आप भी कह नहीं सुना, तो इससे बड़ों को भी एक तो याद दहानी हो जाएगी। दूसरा यह है कि इसमें मैं जो इलाकाई ज़बानें हैं हमारी, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, पश्तून, बलोची वगैरह, बल्ती ज़बान, इन सब ज़बानों में मैं वहाँ की लोकल राइम्स वो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वंडरफुल।
जबरदस्त, ग्रेट आइडिया। खालिद साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है उसका क्या रिस्पांस आया? और हमने आपको देखा गिटार भी बजा रहे हैं, तो इसमें कुछ म्यूजिक लेसन्स भी आप रखेंगे बच्चों के लिए, दोज हु वांट टू लर्न म्यूजिक? क्योंकि हमने अपने बचपन में हमने फूल और कलियां बहुत देखा है, आजकल के बच्चों के पास नहीं है ये ऑप्शन। असल में म्यूजिक जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है सिखाने का। आप देखिए कि हम बूढ़े हो गए सारे, लेकिन हमें जो हमने ट्यून्स याद की हुई थी, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ABCD, वो हमें क्यों याद है कि हमने उसको ट्यून बना दिया था। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं इसमें न सिर्फ ये कि मेरे अपने लिखे हुए राइम्स हो, बल्कि सूफी तबस्सुम साहब के लिखे हुए टोट बटोट जैसे वो है, फिर हमारा मौलवी इस्माइल मिर्ची के लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, हमारे बड़े बड़े जो अमजद साहब ने बच्चों के लिए बड़ा कुछ लिखा है। मैं वो चाहता हूँ उन तब को मंजूम उनको नज़म किया जाए, उनको ट्यून दी जाए, कंपोज किया जाए, और एक लिल्टिंग ट्यून देके जो याद रहे बच्चों को। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है मेरे प्यारे भाई, मेरे बच्चों, कि हम अपनी जबान भूलते जा रहे हैं। कुछ ये हो गया है, हमारे साथ इश्यू हो गया है कि हमारे यहाँ वो एक स्टैंप लग जाता है, ये उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये बर्गर है तो ये बन कबाब है। कोई नहीं, हम सब बर्गर है, हम सब बन कबाब है। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जबान में, और मुझे रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है, ये मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एंड इससे सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो बिल्कुल जरूर चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और आपको शायद ये इल्म ना हो, लेकिन कुछ अरसे इनिशियल इयर्स में जियो में मैं कंटेंट हेड रहा हूँ चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग का। तो वो गालिबन बहुत वक्त से पहले था, तो हमने बड़ी कोशिश की थी, जियो ने भी काफी काम किया, फिर मैंने और चैनल्स पे बड़ा काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने बच्चों के लिए कहा। मेरा असल मकसद ये है कि अपनी जुबान से, अपने कलाम से, और ये गा के अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, तमीज, इखलाक, जैसे गानों में मैंने ये बताया हेल्थ के ऊपर है कि दांतों से नाखून ना काटना, ठीक है ना, उसके ऊपर गाना है, वो भी आप देखेंगे उनको सबको एनिमेट करके बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे थे कि बच्चों के लिए। बिल्कुल खालिद अनम साहब, डेफिनेटली किसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपर्टीज भी हो, नॉलेज, नो हाउ भी हो, आपकी तो बैकग्राउंड भी इसमें आप करते भी नहीं हैं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब नाउ वी कैन सी कि आपने गिटार उठाया हुआ है और टेम्पटेशन है हमें कि प्लीज़ आपसे कुछ सुन ले, तो कोई नई चीज़ जो आपने बच्चों के लिए इस चैनल के लिए बनाई हो वो आप हमें सुनाएं प्लीज़। अच्छा देखिए, जैसे अब सफाई की बात है ना, मैंने नया ये गाना है, जब आप देखेंगे जल्दी ये ऑन एयर आ जाएगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम इसकी एनिमेशन हो गई है। वो है आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को, आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद, गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद, इसी उसूल पे काम करें, रखे सेहतमंद पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। इस तरह के गाने हैं। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि जैसे बे का गाना है तो उसपे वो गाना है, उसपे टास्क ये होगा कि बच्चे वो गाना सुनेंगे और बताएंगे कि बे से कितने शुरू होने वाले अल्फाज थे इसमें, वो भी आप सुनेंगे। वो था बंदर और भालू ने देखो बंद गोभी पकाई, इनका खाना खाने बच्चों की बतख भी आई। बंदर और भालू ने देखो बंद गोभी पकाई, इनका खाना खाने बच्चों की बतख भी आई। अब इस तरह गाना ये हमने कर लिया है, इसकी एनिमेशन हो गई है, ये भी अगली वीक हम रिलीज कर देंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, ज़ाहिर है बच्चे सुन ये बच्चे गाना सुनेंगे ना तो उनको ये पता चल जाएगा, वालिदैन बताएंगे अच्छा भाई चलो उसमें से बे वाले अल्फाज निकालो। जी बिल्कुल। और खालिद साहब, अंग्रेजी में ये सारा कंटेंट मौजूद है और उर्दू में ये कंटेंट एक्चुअली नहीं था। बड़ी आपकी रिसर्च है बहुत और अच्छा आप कर रहे हैं, वेरी कमेंडेबल वर्क।
और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मुझे तो ये खुद सुन के भी बड़ा अच्छा एडिक्टिव सा लग रहा है कि लगता है कि हम सारे भी गुनगुना रहे होंगे। बंदर भालू वाला ना, आपको मुझे सारे बच्चों की अंग्रेजी की पॉइंट याद है। देयर यू गो, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया खालिद अरम साहब फॉर टॉकिंग टू अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग, बिकॉज बहुत ही अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम है और उसके बाद फिर वो टिकटॉक और बहुत सी चीज़ों पे आरे लग जाते हैं, विच वी डोंट वांट। उनको कुछ अल्टरनेटिव देना ज़रूरी है। और पैग ये है, आजकल हमारे जो बच्चे हैं उन्हें उर्दू में पढ़ने में बोलने में मुश्किल होती है। जो बच्चे ज़रा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं उन्हें पर्टिकुलरली मुश्किल होती है। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए अपने बच्चों के साथ। इसके बगैर आप इस मुल्क में, हमारी कौमी ज़ुबान है, सर्वाइव करने में मसला होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, ज़रा एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर आपको उर्दू सही ना आती हो ना, तो इट्स नॉट के आपकी, इट्स नॉट अ फेदर इन योर कैप, इट इज़ नॉट, आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं बिकॉज आपको हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह ये सब कुछ उर्दू में है, तो आपको कुछ अरसे बाद ज़रूर फील हो जाता है दैट यू शुड हैव लर्न योर ओन लैंग्वेज। अच्छा जी, बोल तो लेते हैं बच्चे, पढ़ने में मुश्किल होती है, बच्चों को उर्दू पढ़ने की ज़रूर आदत डालें। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एचपीएल प्रेजेंट्स जीते रहो जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हम बातों में लग जाते हैं और टाइम हमेशा कम होता है, तो आब्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी हमने कुछ पूछना है, लेकिन क्या पूछना है पहले आपको जल्दी से बता दें कि जहां कोरोना वायरस दुनिया में बेरोज़गारी और माशी बहरान का सबब बना है, वहां उसकी वजह से चंद नए शोबाजात और मज़ामीन जो हैं वो भी मुतारिफ हुए हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स, कुछ एवेन्यूज़ जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, वो सब कुछ भी सामने आया है और जिसमें नौजवान नस्ल अपने लिए करियर के मौके तलाश कर सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा, ऑब्वियसली किससे पूछेंगे हम? आब्दी साहब से। आब्दी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आब्दी साहब, आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं अब जो नए आने वाले तलबा के लिए मौके पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अब तो होल ग्लोबल सिनेरियो हैज चेंज्ड। सबसे पहला शोबा हेल्थ का शोबा है। इसके अंदर मैं जैसे कहता रहा हूँ, MSc टेली मेडिसिन मौजूद है, जो कि अब इस वक्त उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा वायरोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिसर्च है। इन सब चीज़ों में रिसर्च है जो टूवर्ड्स वैक्सीन की तलाश में यही लोग हैं जिन्होंने काम करना है। तो मैं कहता रहा था कि देखिए, खाली मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना जो है ना, अगर उसमें दाखिला नहीं मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसर्च एरिया। फिर आप आ जाइए IT की तरफ। IT के अंदर आपको एडवांस नेटवर्किंग इंजीनियरिंग की तरफ से है। उसके अलावा आपके पास जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है, आपके पास डेटा एनालिटिक्स है, आपके पास मोबाइल एंड डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारी डिग्रीज हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी चीज़ें तो आपने गिनवा भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी साहब। और डेफिनेटली आपको बहुत आइडियाज़ मिले होंगे वैसे। हाँ, एब्सोल्युटली। और जो यंग बच्चे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इतने तेज़ हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि किस तरह द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग और क्या क्या हम ये कर सकते हैं। सिंस यू हैव सेड कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, तो आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल और सिंध हुकूमत के इश्तिराक से टेली ICU प्रोग्राम का हुमा एहतमाम किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत सरकारी शोबे में काम करने वाले तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त तरबियत और तकनीकी मदद फराहम की जा रही है। और इसके अलावा ICU में दाखिल कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए भी खुसूसी तरबियत, ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वाया टेलीमेडिसिन के जिस तरह प्रोग्राम होता है ना, वर्चुअली आप अमले को ट्रेन कर सकते हैं। दूर दराज इलाकों में जैसे कि अस्पताल मौजूद है, वहाँ पे ICU की सहूलत है, तो अमले को किस तरह से ट्रेन करना है, बिकॉज दिस इज़ अ नोवल वायरस, तो इस तरह से लोगों को ट्रेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, जब तक इस किस्म की कोई वबा दुनिया में ना आए तो आपको पता भी नहीं चलता कि ज़रूरत किस किस चीज़ की है, तो ये चीज़ें उभर के एकदम से सामने आ गई हैं। अच्छा जी, अब जहां बहुत सी चीज़ें खोलने की बात हो रही है, तो वज़ीर आज़म की जानिब से आपको पता है लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद, जिसे हमने बहुत ज़्यादा ही नरम समझ लिया है, बहुत नरम सा लॉकडाउन, क्योंकि बाजार में आप निकले तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन नाम का लॉकडाउन, सयाहती जो शोबा है उसके खुलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा SOPs वगैरह जारी किए हैं। तमाम सयाहों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना लाजमी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बस ये कहने से होना शुरू हो जाएगा क्या?
अच्छा जी, होटल मालिकान फिजिकल डिस्टेंसिंग यकीनी बनाएंगे, जो बाहर जाहिर है दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हिल स्टेशन ही हैं, लिफ्ट और दीगर जगहों पर रिसेप्शन वगैरह पे सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम वगैरह जो वैसे ही बहुत कम होटल्स में होते हैं वो बंद रहेंगे। किसी भी पिकनिक पॉइंट पर एंट्री से पहले सयाहों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, विच सीम्स रियली डिफिकल्ट। वैसे मुझे नहीं लग रहा है सयाहों को लाने और ले जाने वाले ड्राइवर्स के लिए मास्क पहनना भी लाजमी होगा। अब बहुत ही जबरदस्त किस्म के SOPs हैं। यू रियली थिंक समबडी इज गोइंग टू फॉलो देम? मतलब प्लीज हमारे बाजारों का पेनल्टी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और पेनल्टी हो नहीं सकती बिकॉज मतलब गुर्बत है ना, फिर कौन कौन पेनल्टी देगा? खासतौर पे जो शुरू में हम बात कर रहे थे, बाकी मुल्कों ने जो पेनल्टीज लगाई हैं। देखें हमारे बाजार जो इस वक्त खुले हैं, दे आर एन एग्जाम्पल कि अभी शायद हमने नहीं सीखा कि हमें वो SOPs किस तरह फॉलो करने हैं, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देते हैं, जी ये उस दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आपने देख ही लिया है कि क्या होता है। अच्छा, हम जरा दीगर मुल्कों के वो मनाजिर दिखा सकते हैं अभी? हम वुहान हम आगे चल के दिखाएंगे आपको। मैंने पर्टिकुलरली दिखाना है कि किस तरह अब हम बाज़ारों में सड़कों पे निकलें तो ट्रैफिक का वही आलम है जो इससे पहले हुआ करता था, लेकिन दुनिया के बाज़ मुल्क ने अपनी रविश तब्दील की है। बिल्कुल, और लोगों ने, इंडिविजुअल्स जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने खुद इस बारे में सोच के क्या किया है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। एक्चुअली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन फिलहाल एक चैरिटी है जिसका हमने जिक्र करना है, और आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि फलाही इदारों की, और उन्हीं में से एक है सीना हेल्थ। सीना हेल्थ इसका नाम है, सीना हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट भी है, जो कराची के गरीब तबके को मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करता है। इस तंजीम के तहत सीना हेल्थ के तहत शहर में 30 क्लिनिक्स, 3 रेफरल क्लिनिक्स और 3 मोबाइल क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जो क्लिनिक्स की तादाद है वो 30 है। 1998 में कायम होने वाला यह इदारा ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की सेहत की सहूलियात जो हैं उन पर फोकस किए हुए है। इसके अलावा मुस्तहिक मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलतें भी मैसर करता है। COO सीना वेलफेयर असद मुश्तबा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब से हम बात करते हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया। असद साहब, आपकी तंजीम हेल्थ केयर के शोबे में काफ़ी अर्से से काम करी है, 98 से हमने तस्करा किया, बताया आपका, तो अब तक किन प्रोजेक्ट्स पे आपका फोकस रहा है? हम इस वक्त कराची की तमाम कच्ची आबादियों में मौजूद हैं जो कि काफ़ी दूर दराज है, जहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। तो सेना इस वक्त 30 क्लिनिक ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि तकरीबन हम अगर एक सालाना पे देखें तो 1 मिलियन के लगभग हम मरीज़ों को देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़रूरतमंद मरीज़ हैं। तो हमारे जो सर्विसेज हैं इसमें हम बेसिक हेल्थ केयर को देखते हैं। बेसिक हेल्थ केयर से मुराद ये है कि आप किसी भी जो पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी नज़ला ज़ुकाम खांसी से लेके या किसी और तकलीफ़ में, जब मरीज़ पहली दफ़ा किसी क्लिनिक का अप्रोच करता है, ये हमारी बेसिक हेल्थ केयर है। तो हमारे दायरे-कार में डॉक्टर की कंसल्टेशन, उसके बाद अगर मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट चाहिए है तो टेस्ट करवाना, मेडिकल टेस्ट उसके, और उसके बाद उसकी दवाएं, और ये तमाम चीज़ें हमारे इसमें शामिल हैं। मुश्तबा साहब, ये भी बताइएगा कि कोरोना के इन दिनों में आप लोगों का फोकस क्या है, किस तरह आम मरीजों तक रसाई हो रही है? कोरोना से पहले हमारे क्लिनिक में एक वक्त में 50 मरीज़ और 100 मरीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब हमने उसको मैनेज किया है कि बैक वक्त 55 लोगों को हम भेजते हैं क्लिनिक में, 6 फीट के फासले को मेंटेन किया, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए, उनको मास्क मुहैया किया। तो ये सारी चीज़ें हमने कोरोना को देखते हुए ये हमने अपने प्रोसीजर्स में तब्दीलियाँ लाए और हमने गवर्नमेंट के SOPs को फुल कंप्लाइंस रखा। बात यह है कि इस वक्त अगर हम अपने क्लिनिक बंद कर दें तो बेचारे मरीज़ कहाँ जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट की OPDs बंद है। तो उनकी सहूलियत के लिए हमने इसको जारी रखा। न सिर्फ ये, जहाँ पर बहुत सख्ती थी, लॉकडाउन ज़्यादा सख्त था, हमने अपने क्लिनिक्स को कन्वर्ट कर दिया टेली मेडिसिन पे, जहाँ पर कि एक पेशेंट आता है और हमारे से क्लिनिक का एक टेक्नीशियन उसके सारे हाल सुन के और उसकी फ़ाइल को देखते हुए एक डॉक्टर को, एक सीनियर डॉक्टर को ऑनलाइन ले लेता है, और इस तरह से उसकी दवा उसको मिलती है। जब आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, अगर उनको कुछ दिन दवा नहीं मिलेगी तो उनका मर्ज़ तो और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि वो जाके प्राइवेटली ख़रीद नहीं सकते। असद, हम देख भी रहे हैं जो मनाज़र साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें किस तरह से वर्चुअली वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और SOPs का बड़ा ख़ास ख्याल किया जा रहा है। अब आगे का क्या प्लान है? ज़ाहिर है कोरोना इज़ हियर टू स्टे, अब आपने फलाही कामों को एक्सपैंड करना है, तो क्या सोचा है, क्या चाहते हैं आप?
इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने नए क्लिनिक्स भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सिस्टम को, जो कि हमारी एक बड़ी इनफरादी एक सर्विस है कि हम अपनी बुनियादी हेल्थ जो हम देते हैं बेसिक हेल्थ केयर, उसके स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए हुए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए, और ये एक हमारी बड़ी यूनिकनेस है। हम चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड और क्लिनिक्स भी फॉलो करें और नेटवर्क्स भी फॉलो करें। और अब तक हमने कई नेटवर्क्स को हेल्प आउट भी किया है, उनको हमने बताया कि किस तरह से मर्ज़ की सही तशख़ीस की जा सकती है और किस तरह से कौन सी सही दवाएं दी जा सकती हैं। तो ये जो इन इलाक़ों में जो क्वैक्स बैठे हुए हैं या वो लोग जो कि सनद याफ्ता नहीं है और मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इन सब के तदारुक के लिए सिना ने अपना एक प्रोटोकॉल बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी पज़ीराई होती है और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा विजन यही है कि हम इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करें कि और क्लिनिक्स में भी और जगहों पे भी हमारी सिस्टम ये राइज हो, ताकि पेशेंट को एक सही इलाज मुयस्सर आ सके। बहुत शुक्रिया असद मुश्तबा साहब। सिना फाउंडेशन एक और इदारा है, एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ज़कात, अतियात, डोनेशंस वगैरह दे सकते हैं। बट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो अगेन और हैव अ ग्रेट इफ्तार। हैव अ ग्रेट डे एंड वील सी यू।